तो राजस्थान में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो आज होने जा रहा है। भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार है। राजभवन में दोपहर 3:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। मंत्रियों के नामों की सूची पर आलाकमान ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात दिल्ली से जयपुर भी लौट चुके हैं। सीएम 10 बजे तक राजभवन जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन अभी वो राजभवन नहीं गए हैं। कुछ देर बाद में उनका राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है। राज्यपाल कलराज मिश्र को वो लिस्ट भी सौंपेंगे विधायकों की, जिन्हें की मंत्री बनाया जाना है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक करीब 1.5 दर्जन से अधिक विधायक यहां पर मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और राजस्थान में मंत्रिमंडल कैसा होगा, कैसी उम्मीदों भरा नया मंत्रिमंडल होगा, कौन लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी कि किन विधायकों को यहां पर जगह मिलेगी, तमाम जो बातें हैं वो अभी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि इस पर खुलासा कुछ देर में होने लगेगा, क्योंकि कई विधायकों के पास में फोन जाना शुरू हो चुके हैं। कुछ को जयपुर बुला लिया गया है, तो कुछ के पास पहले ही सूचना पहुंच गई थी। और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पेशे से सीए हैं आरपी विजय जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भरत मेघवाल जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आरपी विजय जी आप ही का रुख करना चाहूंगा। सर, कैसा मंत्रिमंडल आ रहा है, आपके पास जानकारी हो तो हमें भी बताइए, दर्शकों को बताइए। सर दीपक जी, सर्वप्रथम तो समाचार प्लस के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आपने बताया कि गुलदस्ता जो बनेगा मंत्रिमंडल का वो अभी संभावित ही है, और मैं भी नहीं कमेंट कर सकता इस पोजीशन में कि किनको बना रहे हैं किनको नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक लिस्ट है ना जो राज्यपाल साहब के पास भी नहीं पहुंची है और मुख्यमंत्री जी के पास है। अब जो उनका प्रिविलेज है, क्योंकि ये प्रिविलेज मुख्यमंत्री जी का होता है, वो अपने प्रिविलेज के हिसाब से जो भी उनके पास होगा वो गुलदस्ता सामने आने वाला है। और आपने बोला 3:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो उस समय सब नामों का खुलासा हो जाएगा। और हो सकता है कि ये लिस्ट अगर राज्यपाल के पास पहुँचने के बाद में आप लोगों के पास भी आ जाएगी। और ये जो मंत्रिमंडल बनेगा ये सभी संभागों से और सभी वर्गों को मिला करके बनाया जाएगा। ये इस तरीके का गुलदस्ता बनेगा जिसमें सभी तरह के आपके फूल आएंगे, और सभी 36 कौमों को साथ में लेकर के ही ये मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। ठीक है सर, फोन जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि जानकारी मेरे पास तो जो आ रही है उसके मुताबिक सिरोही में भी जैसे ओटाराम देवासी जी के पास में फोन चला गया है, कुछ और विधायकों के पास भी फोन जा रहे हैं। हालांकि कुछ मना भी कर रहे हैं, जैसे अजय सिंह किलक जैसे जो विधायक मना कर रहे हैं। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये प्रिविलेज मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी को आदेश दिया है या वहाँ से उनको सूचना पहुँचाई जा रही है तो ये उनके पास है, मेरे पास नहीं आ सकती ये खबर। आपके पास तो फिर भी मीडिया से आ सकती है, बट मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, बट जिनको बुलाना है मंत्रिमंडल में डेफिनेटली उनके पास फ़ोन जाएंगे, उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो भी आएंगे। तो टाइम से ये काम हो रहा है, क्योंकि अगर राजस्थान से कहीं से भी आएंगे तो 4-5 घंटे लग ही जाते हैं आने में। तो ये टेलीफोन डेफिनेटली गए होंगे और आपके पास जो खबर होगी वो सही होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है भरत जी, ठीक है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, बीजेपी के विधायक ज्यादा जीत कर आए हैं, बीजेपी ने सरकार बना लिया, मंत्रिमंडल भी गठन हो रहा है। कैसी उम्मीद अब कांग्रेस रखती है? देखिए दीपक जी, राजस्थान में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पूर्ण बहुमत में आने के बाद किसी सरकार को मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए 27 दिन लगे। इस 27 दिन में राजस्थान की जनता ने बहुत सी दुविधाओं को और बहुत सी असुविधाओं को भी झेला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और देखने वाली सबसे बड़ी बात जो दीपक जी वो है कि सबका साथ सबका विकास करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसमें देखिए सबसे पहली बात अभी जिस तरीके से इन्होंने की 36 कौम, उस 36 कौम में से एक कौम माइनॉरिटी भी आती है। आपने एक टिकट राजस्थान में नहीं दिया, आप कैसे उस चीज़ को लीड कराएंगे? दूसरी चीज़, आप बात करते हैं दलित उत्थान की, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कैबिनेट का दर्जा राजस्थान की कांग्रेस सरकार में दलित वर्ग को दिया गया, क्या यहाँ से कितने मंत्री बनेंगे और फ्री हैंड मंत्री बनेंगे? जाट समुदाय की बात ले लीजिए। जाट समुदाय से पहले सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, जो भी इनका इंटरनल मामला था उसकी वजह से, फिर वो चुनाव भी जीत कर नहीं आए। तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग का काम किया जाएगा, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ओबीसी को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि बार बार राहुल गांधी जी संसद में जातिगत जनगणना की बात को उठाते रहे हैं, और उसी का परिणाम रहा दीपक जी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को तवज्जो दी गई, अधिकांश मंत्री बनाए गए। क्या राजस्थान में भी उसी तर्ज पर ये ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व देंगे या नहीं देंगे, देखने की बात 3:15 बजे हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
क्योंकि किसी भी मंत्री को सिर्फ और सिर्फ मंत्री बना देने से ही उस वर्ग का या उस विभाग का या उस विधानसभा का उत्थान नहीं हो सकता पूरे प्रदेश का। उसके साथ उसका क्या पोर्टफोलियो अटैच होगा ये भी देखने की बात रहेगी, जो 3:15 बजे देखने के बाद मिलेगी। 27 दिन हो गए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था और जल्द से जल्द हम विपक्ष के नाते प्रदेश की जनता की तरफ से यही उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद कैबिनेट की बैठक की जाए। कैबिनेट की बैठक करने में जिस तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी ने मैनिफेस्टो को सरकारी दस्तावेज बनाकर पेश किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए, जो चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादों को जल्द से जल्द लागू करे, आदेश निकाले, सिर्फ बयानबाजी ना करे, आदेश निकाले। जिस तरीके से इन्होंने राजीव गांधी RYMP के 5000 पदों को नए साल पर हटाकर लोगों को बेरोजगारी का आदेश निकाला, जिस तरीके से गांधी दर्शन वालों को इन्होंने आदेश निकाला, उसी तरीके से पेट्रोल पर से डीजल कम करने की, बिजली की दरें कम करने की, और भी जो चिरंजीवी योजना थी, आयुष्मान कार्ड था, उन सब चीज़ों को लागू करने के लिए जल्द से जल्द राजस्थान की जनता को लाभ देने का काम करे, सिर्फ बयानबाजी ना करे और जो देखने की रहेगी। मुझे आपकी बात का जवाब आरपी विजय जी दें, उससे पहले मेरा एक सवाल था। आपको लगता है, आप लोग कहते थे कि हम तो सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखते हैं, अब आप लोग भी कुल मिलाकर जाति की राजनीति पर अटकते हैं। अब आप भी बात करने लगे हैं ओबीसी की, अब आप भी बात करने लगे हैं जाट समुदाय की, अब आप भी मतलब आपको लगता है कि अब जातियों में बांटने की जो कोशिश है वो कांग्रेस जुट चुकी है। आप बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते थे। नहीं, देखिए, संविधान के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात कही जाती है और राजस्थान की बात की जाए या किसी भी पूरे देश के अंदर हम कहीं भी बात करें तो जातिगत राजनीति के ऊपर हावी है। हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिकटों का या उसके बाद मंत्रियों का, उसका एक कारण ये भी रहता है कि किस तरीके से हर एक वर्ग को साधने का काम किया जाए ताकि उस वर्ग के अंदर उन सभी व्यक्तियों का सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास हो सके। जो व्यक्ति मंत्री पद पर बैठा है या जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है वो अपने समाज के उत्थान के लिए भी काम करे। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये चीज़ कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया है, लेकिन हमने सभी धर्मों को साथ लेकर काम किया है। हमने कभी किसी भी एक धर्म को अलग से बात रखी नहीं है कि उसको हम बिल्कुल फेवर करते होंगे। आपने देखा कि 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा ईसाइयों के साथ बहुत बड़ा नाता रहा है, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलता वो चीजें धरातल पर क्रियान्वित नहीं होती है। जिस तरीके से मैं दूसरी बात करूं, मैं ये कह रहा हूं सर, मंत्रिमंडल गठन अभी हुआ ही नहीं है। मंत्रिमंडल गठन, माफ कीजिएगा, विस्तार बोलूंगा वैसे, क्योंकि गठन तो हो चुका, विस्तार अभी हुआ ही नहीं है। दोपहर 3:15 बजे तस्वीर साफ होगी, कौन कौन मंत्री बनेगा ये तस्वीरें बाद में साफ होगी। यदि कोई जाति का प्रतिनिधित्व रह जाता है तो उस समय यदि आप लोग बात करते तो बात दूसरी होती है, लेकिन आपने खैर पहले अपेक्षा, अभी हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बार समझे और इस बार सभी वर्गों को साथ लेने का काम करे। राहुल गांधी जी ने देखिए संसद में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उसी का परिणाम रहा कि मध्य प्रदेश में आज ओबीसी वर्ग की जो बात की जाती है वहां पे उनको प्रतिनिधित्व मिला, वहां पे मुख्यमंत्री मिला। इसी तरीके से राजस्थान में भी सभी वर्गों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। यदि नहीं करेगी तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी सदैव सड़क पर, विधानसभा में पुरजोर तरीके से विरोध करेगी सभी वर्गों को साथ लेने का। ठीक है। आरपी विजय जी, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं, नाम अब सामने आएंगे कुछ घंटे बाद में, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो जातियों के प्रतिनिधित्व की बात है वो यहाँ पर करने लगी है। और साथ में दूसरी बात यह है कि पेट्रोल डीजल को लेकर भी आप लोगों ने बात की थी, उसका जिक्र भी अब कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। हालांकि आप लोगों ने कहा था कि हम इस पर मंथन करेंगे और उसके बाद में जो उचित फैसला होगा वो लिया जा सकता है। ये बातें तमाम नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अपनी रैली के जरिए कही थी। दीपक जी, पहली बात तो भरत मेघवाल जी जो बात कह रहे हैं कि अभी सरकार ने जो डिसीजन लिए, अभी मंत्रिमंडल तो एक्चुअली गठन हो चुका है, उसमें मुख्यमंत्री जी के पास ही सारे विभाग हैं और जो हमारा संकल्प पत्र उसके 3 जो मुख्य मुद्दे थे वो तीनों मुख्य मुद्दों को उन्होंने उठा लिया है और ये जनता के सामने ला दिया है। जैसे हमारा था कि भाई गैस सिलेंडर हम 450 रुपये में देंगे, वो 1 जनवरी से हमने लागू कर दिया। दूसरी चीज़ है कि ये अपराधियों को, मतलब महिला सुरक्षा की बात करी थी हमने, आज अपराधियों को हमने 4 दिन के अंदर, आपने देखा होगा 10,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको कब्जे में ले लिया है। अब आने वाले टाइम में और भी चीज़ें जो है, अब मंत्रिमंडल जब गठन हो जाएगा, सब डिपार्टमेंट जब हो जाएंगे तो और भी उसमें जल्दी आ जाएगी, हर चीज़ तेजी आएगी। और तेजी जब आती है, आरपी विजय साहब, मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि आज एक खास दिन इस बात को लेकर भी है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और वो रोड शो कर रहे हैं। आज वो रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीरें अयोध्या से आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अयोध्या में आज वो रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीरें अयोध्या की।
जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज वो अयोध्या में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे, उसके अलावा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन का कार्यक्रम भी उनका है और एक रोड शो भी यहां पर वो कर रहे हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग मार्गों से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है और ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान किए जा रहे हैं। अयोध्या के लिए आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। एयरपोर्ट वहाँ पर बना है और साथ में वहाँ पर कुछ दिन बाद में रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी वहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे में अयोध्या वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है और न केवल आज का दिन बल्कि अब पूरा अगला साल भी बेहद खास रहने वाला है। जनवरी के महीने में वहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिसका इंतजार काफ़ी लोगों को था और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रोड शो के अंदर प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी जनता का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अवध नगरी आज सजी हुई है। अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और गुलाब के फूलों के जरिए उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से लाइव। तो 16,000 करोड़ के करीब के प्रोजेक्ट हैं जिनकी आज सौगात मिलने वाली है अयोध्या नगरी को और पीएम के स्वागत में अयोध्या सजी हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा था, हमने आपको बताया भी था कि बाकायदा एक रिहर्सल भी यहाँ पर किया गया था। करीब 45 गाड़ियों के काफिले का रिहर्सल यहाँ पर हुआ था क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे और ऐसे में एसपीजी ने पूरी कमान वहाँ पर संभाली भी थी, लोकल पुलिस ने कमान संभाली भी थी और आज ये रोड शो यहाँ पर हो रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी काम यहाँ पर किए हैं जनहित में, उनके पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जानकारियाँ जनता तक पहुँचाई जा रही है। अलग अलग यहाँ पर मंच भी बनाए गए हैं जो कि मंच के जरिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जो कि अयोध्या में चल रहा है। आज अयोध्या वासियों को 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी यहां पर प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां पर होगा, नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा, साथ में और भी बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं। उनका रोड शो भी फिलहाल चल रहा है। एक जनसभा का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर वो अयोध्या वासियों को संबोधित करेंगे। राजेंद्र राठौड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो जनता से, माफ कीजिएगा, मीडिया से मुखातिब यहाँ पर हो रहे हैं जयपुर में। इन सब वर्गों को और इनके दुख तकलीफ को पहचानने वाले, जानने वाले और उसको दूर करने की तमन्ना रखने वाले लोग मंत्रिमंडल में रहेंगे। अब सुशासन और सरकार अपनी गतिशीलता के साथ अपने पूरे उस एजेंडे को जिसके आधार पर सरकार ने चुनाव जीता, हमारा संकल्प पत्र, हमारे 100 दिन की कार्यकारी योजना, इन पर बहुत तेजी से काम होगा, वो समय आ गया है। संघर्ष के पर्याय राजेंद्र राठौड़ साहब को पार्टी ने मौर्य की तर्ज पर, धामी जी की तर्ज पर तय कर लिया है। देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं। जनता की अदालत ने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई वजह है भी नहीं और हो भी नहीं सकती। राजस्थान विधानसभा को जरूरत है आपकी, आप रहेंगे तो नहीं, कोई ऐसी हमारे योग्य से योग्यतम लोग चुनकर गए हैं और पुरजोर तरीके से कांग्रेस के उस विधायक दल का जो खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है, जिन्होंने राजस्थान को तर्स रखा, उनका मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल मजबूती से करने के लिए सक्षम है। पार्टी नेता तो विश्वास जताता है, तो आप पार्टी का हुक्म होगा वो काम करना मेरा, हमारा सबका कर्तव्य है। कार्यकर्ता का पद बहुत बड़ा पद है, वो हमारे पास है। ठीक सर, कहाँ से ले आए आप? मिठाई एक साथ ही खिलाओगे आप? तो आप सुन रहे थे राजेंद्र राठौड़ को, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे पिछले विधानसभा में और इस बार चुनाव वो हार गए थे हालांकि, लेकिन इस दौरान उनसे जब सवाल किया गया तो यहाँ पर वो बताते हुए नजर आए कि सबसे बड़ा कार्यकर्ता का जो पद है वो मेरे पास है। और वापस एक बार अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, जनता का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप देख रहे थे अयोध्या से सीधी तस्वीरें। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, आरपी विजय जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ में भरत मेघवाल जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरपी विजय साहब, आप अभी ही अयोध्या में रोड शो पर जो हमने तस्वीरें दिखाई उससे जाने से पहले आप अपनी बात रख रहे थे सर, पूरी बात वो कर सकते हैं क्योंकि भरत मेघवाल जी ने यहाँ पर ये कहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की बात हो, तमाम जो जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व यहाँ पर मंत्रिमंडल में कैसे मिलेगा, ये तमाम बातें यहाँ पर ही कर रहे थे। तो चुनौती आप लोगों के लिए भी क्या बहुत भरपूर रहने वाली है? देखो दीपक जी, अब 3:15 बजे आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कौन कौन आ रहा है वो सब पता पड़ जाएगा। और मैंने आपको बताया सभी संभागों को और सभी वर्गों को साथ में लेकर के मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ की गति जब मिलेगी, जब आज 3:15 बजे बाद में जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, उसके बाद में विभागों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद में ये गति आ जाएगी। और अभी भी कोई काम रुके नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हमने संकल्प पत्र में दिया था उनके 3 मेन कार्य मैंने आपको बताए वो उस पर डिसीजन हो चुका है। पेट्रोल और डीजल का डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि इसके लिए समिति गठित करके एक निर्णय लिया जाए कि समीक्षा करें पहले कि कितना क्या कर सकते हैं हम, वो चीज़ करके डेफिनेटली आम जनता को इसका फ़ायदा हम देंगे। ये हमारे उम्मीद भी रखते हैं हम सब लोग और ये चेष्टा भी करते हैं और आने वाले टाइम में ये होने वाला भी। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे पेट्रोल डीजल की बात आपने जो की वो आप लोगों के लिए परेशानी बन सकती है? क्योंकि ठीक है, आप जब विपक्ष में थे तब आप लोगों ने बड़े वादे कर लिए और अब उसके बाद में आप लोगों को समिति गठित करनी पड़ेगी और एक रेवेन्यू सबसे बड़ा वो होता है क्योंकि आप तो खुद पेशे से सीए हैं, तो सरकार को खुद को आर्थिक जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा यदि एक बड़ा फैसला करती है सरकार। दीपक जी, मैं आपको बात बताऊँ, आज की तारीख में जो पेट्रोल और डीजल है उसका जो मेन कंज्यूमर है ट्रांसपोर्ट वाले, वो ट्रांसपोर्ट वाले पड़ोसी राज्यों से ले रहे हैं। आज अगर ये हमारे यहाँ से राज्य से लेंगे तो हमारी तो रेवेन्यू बढ़ेगी। हम तो उल्टी बात करते हैं कि रेवेन्यू घटेगी नहीं बढ़ेगी। अगर हम इसकी पेट्रोल की प्राइसेज या वेट की प्राइसेज हम घटा देंगे डीजल की, तो उससे पेट्रोल और डीजल अगर सस्ता हो जाएगा तो जो अभी बाहर के राज्यों से जो ले रहे हैं हमारे सीमावर्ती राज्यों से, वो हमारे राज्य से होगा तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। अगर आपका क्वांटम बढ़ता है, क्वांटम बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो हम उस तरीके से कंपनसेट कर लेंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो हमेशा उस समय भी कहता था कि अगर जैसे गहलोत जी कहते थे कि भाई ऑलरेडी इन्होंने जो हमारे एक्साइज ड्यूटी घटाई उसकी वजह से हमारा वेट घट गया, तो वेट घट गया इसलिए हम घटा नहीं सकते इसको कि हमारा तो ऑलरेडी लॉस हो चुका। हम उस तरह की नहीं, सोच हमारी अच्छी है। हम ये चाहेंगे कि हमारा क्वांटम बढ़े तो हमारा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर आज हम अगर उसको परसेंटेज सपोज करो आज 32% हमारे पेट्रोल पे है, उसको घटा करके अगर हम 25% करते हैं या कुछ करते हैं तो उतना रेवेन्यू हम जनरेट कर लेंगे हमारा यहाँ से सेल्स बढ़ा करके। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके अंदर देखो ऐसा है कि पहले समिति गठित होगी, वो अपना डिसीजन देगी। इनके तो यहाँ समिति गठित हुई थी, आपको पता प्रताप सिंह कचारियावास जी को बनाया था, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी और 2 बार हड़ताल हुई और उसके अंदर कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया। तो लंबा खींचने वाला है क्या सर मामला ये? नहीं, लंबा नहीं खींचने वाला है। अभी मंत्रिमंडल बन जाने दो, उसके बाद में एक समिति गठित करके, लंबा वाला काम नहीं है, ये बहुत जल्दी होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई वर्ष दिए हैं तो उनको ऑनर करना पड़ता है और करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है और आम जनता को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है भरत जी, जवाब मिल गया होगा आपको। इन्होंने कहा कि तमाम जो संभाग हैं राजस्थान के उनको सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, तमाम जो जातियां उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और इंतजार करना पड़ेगा 3:15 बजे तक का। नहीं, आशा करते हैं। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं वो इनके पूर्व के जुमलों की तरह ना हो और निश्चित तौर पर सभी वर्गों को, संभागों को, जिले को, जिस तरह से भी इनके मंत्रिमंडल का गठन होता है ये इनका आंतरिक मामला है संगठन का और सरकार का। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सभी को समान रूप से अधिकार मिले। और साथ ही साथ मैंने पूर्व में भी ये कहा कि जिस तरीके से पहली कैबिनेट में माननीय अशोक गहलोत जी ने कुछ बड़े निर्णय लिए, जैसे जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसे 500 से बढ़ाकर 750, 750 से 1000 किया, निकाय चुनावों के अंदर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी उसको हटाया, किसानों की ऋण माफी की बात करी, उसमें हमने डायरेक्ट जो निकाय चुनाव में वोट होता था उसको हम लेकर आए। इसके अलावा जो भी सरकारी स्कूल थे उस स्कूलों से संबंधित काम किए। तो ऐसा जो पहली कैबिनेट की बैठक हो उस बैठक में देखने को मिले, पिछले 27 दिन से ज़्यादा हो गए, किसी तरह का कोई कार्य हुआ नहीं है। आपने रोक लगा दी है टेंडरों के ऊपर, किसी तरह की चीज़ें क्रियान्वित तरीके से हो नहीं पा रही है। साथ ही साथ दीपक जी, बड़ी बात देखने की है कि अभी राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा 100 दिन की कार्य योजना, अप्रैल या मई के अंदर चुनाव है लोकसभा के, 1.25 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च करके 90 दिन बचते हैं। CS उषा शर्मा जी का अब है जो उन्होंने अपना
उनका पद समाप्त हो चुका है। तो देखने की बात है कि जनवरी माह में जब नए अधिकारियों के तबादले होंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा, अटैच होंगे मंत्रियों के साथ अधिकारी, उसके बाद फाइल प्रोसेस होगी, ईयर एंड भी होगा, बहुत सी चीजें होंगी। तो क्या ये 100 दिन की कार्य योजना कागजों में ही सीमित रहेगी या धरातल पर भी? भरत जी, काम तो किया ही है ना सरकार ने, जैसे आते हुए एसआईटी के गठन का फैसला लिया गया। देखिए, एसओजी की जांच कांग्रेस की सरकार ने कराई, जो पेपर लीक मामला था, कानून बनाया, 268 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की, 19 प्रकरण में से 16 प्रकरण में हमने चालान पेश किया। देखने की बात यह है कि अब जो पेपर होने वाले हैं, निश्चित तौर पर देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुद्दों को उठाती थी पेपर लीक के मामले में, हम आशा करते हैं कि उन मामलों को ज़्यादा तूल ना मिले और इसी तरीके से ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीकों को रोके, बयानबाजी ना करे। आपने एसआईटी गठित करी, उसके अलावा आप बताइए क्या काम किया? अभी आप 450 रुपए के गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, वो सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगा और उसमें भी दीपक जी सुनिए, आप मेन चीज वो है कि अगर आपके परिवार में आप उज्ज्वला में एलिजिबल है, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी ने भी पूर्व में गैस कनेक्शन ले लिया तो उसको गैस का कनेक्शन उज्ज्वला में नहीं मिलेगा। कल ही मेरे वार्ड में ये कैंप था और वहां से लोगों को मुझे ये आप बीती सुनाई दी। आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जिन लोगों का नाम है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। इस 10 साल के अंदर जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आए हैं या जो लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं, उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सरकार ने आते ही पहले इतने से दिन में ये कोई नियम बदल दिए होंगे। बिल्कुल बदले हैं ना। चिरंजीवी का कौन सा आदेश निकाला? आप देखिए, आज प्राइवेट हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से बाकियों के आदेश निकाले, आप उस तरह से आज एक आदेश निकाल सकते थे कि जब तक कि नई कोई पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक सभी निजी अस्पताल या जो भी अस्पताल आते हैं वो इस पे काम करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। सर, ये तो निजी अस्पतालों की मनमानी हो गई ना, इसमें सरकार ने अभी तक ऐसी कोई रोक थोड़ी ना लगाई। तो बिल्कुल साइलेंट रह के उस चीज में न्यूट्रल हो गए ना आप ना तो ना कर रहे ना हाँ कर रहे। आपने राजीव गांधी युवा मित्र योजनाओं को भी बंद करने के लिए आदेश निकाला ना। एक शासन प्रमुख सचिव निकाल सकते थे आदेश कि चिरंजीवी योजना को जब तक के कोई आदेश, अग्रिम आदेश नहीं आ जाते तब तक उसको क्रियान्वित किया जाए। जब कोई आदेश निकलता तो आरजीएचएस जैसी स्कीम, और ये स्कीम आप सोचिए पिछले 27 दिन से लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। मुझे खुद को परेशान होना पड़ा जब मैं एक निजी अस्पताल में गया, वहां पे नहीं लिया जा रहा क्योंकि वो असमंजस में कि अगर इस योजना के अंतर्गत हम काम कर लेते हैं तो सरकार क्या हमें उसका रिएंबर्समेंट करेगी या नहीं करेगी। ये तो भरत जी, तो आपकी सरकार के वक्त भी दिक्कतें आ रही थी। बिल्कुल नहीं, चिरंजीवी अस्पताल, सर ऐसे बहुत सारे अस्पताल थे, आपको ध्यान होगा, हम लोग डिबेट में बैठे थे। भरत जी देखिए, भरत जी, मेरा निवेदन है, हम बहुत बार डिबेट में बैठे, आरटीएच लागू करने की जब बात की जा रही थी, है ना, उस दौर में भी बहुत सारे निजी अस्पतालों ने इस बात को लेकर ये बताया था कि हमारा जो भुगतान करना चाहिए सरकार को, सरकार नहीं कर रही है। देखिए, बिल्कुल मैं उस बात से, चाहे वो आरजीएचएस का मामला हो, चाहे चिरंजीवी करोड़ के समथिंग का अमाउंट जो था, जो पेंडिंग था, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो गई थी, उसकी किस्त को डिसबर्स कर दिया गया था। लेकिन देखिए, जो चिकित्सा है, शिक्षा है, ये एक ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें किसी तरह का राजनीतिकरण ना हो और हर एक व्यक्ति को, कि आज देखिए अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो वो गरीब इंसान जो 5 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा लेके बैठा था, जब वो अस्पताल में, निजी अस्पताल में जा रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा। तो इसीलिए, और आयुष्मान में भी हम कहते हैं चलिए आपने आयुष्मान कार्ड चलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी दीपक जी आप ये देखिए कि सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल है जिसका 2011 में नाम था, 2021 में जनगणना नहीं हुई। अब जनगणना नहीं हुई तो उनका नाम इसमें ऐड ऑन हुआ नहीं है, तो 2011 में जिस व्यक्ति का नाम था उसे ही ये मिल रहा है। चिरंजीवी में ये था कि कोई भी आपका मानना यह है कि इतने से दिन जो इस सरकार को बने हुए हुए हैं उसमें काफी काम हो सकते थे, काफी गलतियां कर दी सरकार ने। 28 दिन से आज तक कोई आदेश नहीं निकाला जो त्वरित गति से कौन से 28 करना चाहिए था। सर मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद से तो 15 तारीख के बाद में आप बता दीजिए। ठीक है, 3 तारीख से 15 तारीख तक आपने नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकारों में तो आप देखिए ना सर, ऐसा तो 11 दिसंबर को हुआ था हमारा, 17 दिसंबर कितनी लड़ाइयां चली थी सर, टायर जलाए गए थे संसद चंद्र रोड पे, कौन भूल गया एमएलए क्वार्टर दिन में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी 11 दिसंबर, हाथ पकड़ने पड़ रहा रहे थे राहुल गांधी को, 17 दिसंबर को शपथ ले ली थी, 17 दिसंबर को शपथ ले ली थी। अल्बर्ट हॉल के बाद शपथ ली गई थी, मुझे जानकारी है सर, बहुत अच्छा हमने बिल्कुल 6 दिन में ले लिया था। वो हमारा ठीक है, हर एक पार्टी का एक आंतरिक मामला होता है, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आपने 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इन 15 दिन में कोई तो ऐसा निर्णय लेते जो त्वरित गति से जनता को न्याय देता। आपने आयुष्मान की, इन योजनाओं की, विकसित भारत यात्रा की, आप ये जो कैंप लगा रहे हैं, इन कैंपों में आप जाके देखिए। मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूंगा, एक बार ग्राउंड रूट पे जाकर आप उन लोगों से पूछेगा, उन लोगों की क्या बीती, उन लोगों को वो योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आरबी विजय जी, सीधा सा आरोप आप लोगों के ऊपर है कि 15 तारीख को आपकी सरकार ने यहाँ पर शपथ ली,
मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्रियों ने, उसके बाद में आप लोगों ने जो काम आप कर सकते थे वो नहीं किए और काफ़ी कुछ कमियां सरकार की गिना दी है कांग्रेस ने बीते से दिन में। तो मैंने आपको बताया हमारा जो संकल्प पत्र की जो 3 मेन मुद्दे थे उन पे हमने एक्शन लिया है। महिला सुरक्षा पे लिया है, अपराधियों के लिए लिया है, पेपर लीक के अंदर SIT गठित की है और हमारा जो हमने किया था 450 रुपये हम सिलेंडर देंगे, उसका डिसीजन ले लिया है। 1 जनवरी से वो लागू हो रहा है। और मैं इनको एक बात बताऊं कि ये कह रहे हैं चिरंजीवी योजना में 95%, आप सबको पता है, मीडिया को भी पता है कि 95% प्राइवेट हॉस्पिटलों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और हड़ताल हुई थी 2 बार, आपको सबको पता है। तो आज ये भरत मेघवाल जी जो बात कर रहे हैं वो सही बात नहीं कर रहे। इनको खुद को पता है कि हकीकत में वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुए थे, तो वो कहाँ से हो गए। और इन्होंने वापस लिया फिर उसको कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमने कोई कंपलसरी जो इन्होंने किया था उसको इन्होंने वापस ले लिया था डिसीजन को, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब ये सरकार तो अभी आई है, अभी जब नया मंत्रिमंडल बनेगा, चिकित्सा मंत्री आएंगे, वो डिसीजन लेंगे। तो ये तो एक टाइम लेग जो होता है वो लग रहा है। और रही बात इनकी, ये खुद कह रहे हैं इनके तो आपस में इन्होंने 3 साल तक तो कोई काम ही, 4 साल तक तो कोई काम ही नहीं किया इन्होंने आपस की लड़ाई के अंदर। सचिन पायलट जी का रसो गहलोत जी की लड़ाई, आप कभी तो होटलों में जाते थे, कभी कहाँ जाते थे। मतलब इनका मतलब ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नेंस की, कहाँ की गवर्नेंस की, सिर्फ रेवड़ियाँ बांटी। अगर ये पब्लिक को पता था कि अगर ये काम करते हैं तो पहली बात तो इनको गारंटी देने की दरकार नहीं होती थी। गारंटी इन्होंने दी, चलो गारंटी देने के बाद भी फेल हो गए। तो ये एक्चुअली बातें कहने की, सत्ता में आने के लिए रेवड़ियां बांटी थी, बाकी कोई काम इन्होंने किया नहीं। अगर काम ही करते तो ये रिपीट हो जाते। जैसे इनको कहता ना रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज तो बदला नहीं, राज बदल गया। और राज बदला तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा वेट करो भरत जी, आपको वेट करना चाहिए। आज 3:15 पे जब मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा, उसके बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी, बैठक के बाद में कोई डिसीजन होंगे, अभी विभागों का बंटवारा होगा, तब डिसीजन लिया जाएगा और त्वरित गति से डिसीजन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बैठ करके वहाँ बैठे हैं। अभी डेफिनेटली आपने जो कहा 45 विभाग हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है और वो जो डिसीजन ले रहे हैं। गवर्नेंस ऐसे नहीं हो रही, गवर्नेंस के बिना चल रही है आज की तारीख में। आज कितना बड़े डिसीजन लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वो डिसीजन नहीं चल रहे। बट अब आज जब पूरा मंत्रिमंडल हो जाएगा, उसके बाद में बैठक होगी, बैठक के बाद विभागों का बंटवारा होकर सब चीज़ हो जाएगी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। ठीक है। इसी बीच एक खबर आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए वो पहुंचे हैं। विधायकों की लिस्ट उन्होंने सौंपी है जिनको मंत्री यहां पर बनाए जाना है और उन विधायकों की लिस्ट यहां पर सौंप दी गई है और उसके बाद में दोपहर 3:15 बजे इन विधायकों को मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई जाएगी। कई विधायकों के पास फोन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेरे पास जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक सिवाना से विधायक हैं हमीर सिंह बायल, उन्हें जयपुर बुलाया गया। इसके अलावा हम बात करें तो ओटाराम देवासी हैं, सिरोही से, उन्हें भी जयपुर बुलाया गया। ऐसे कुछ नाम लगातार धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जो अब जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं विधायक। कुछ विधायकों के पास फोन नहीं पहुंचे, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उन्हें मंत्री अभी नहीं बनाया जा रहा है, इस लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है। और हमारे साथ में भरत मेघवाल जी भी जुड़े हुए हैं। भरत मेघवाल जी, आप लोग देखिए लगातार इस बात को लेकर गिनाते रहे कि इस सरकार में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर देरी हुई, इस सरकार के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार में काफ़ी देरी हुई, लेकिन ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर भी देखने को मिली थी सर? देखने को मिली थी। देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा, 2018 में जब परिणाम आए 11 दिसंबर को, 17 दिसंबर को हमने शपथ ली, 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 29 दिसंबर को पहली कैबिनेट की बैठक करते हुए जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जो बड़े बड़ी घोषणाएं थी, जो सीधे जाकर जनता को और प्रशासन को हर एक को जो लागू होनी चाहिए थी, वो मुद्दे हमने उसमें लागू करे। जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको हमने सरकारी डॉक्यूमेंट बनाकर CS को दिया। हम यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं कि पिछले 15 तारीख से, चलिए आप मानते हैं 15 को शपथ ली और 30 तारीख तक आज दिन हो गया, आज विस्तार हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी जल्दी कैबिनेट की बैठक करके जो निर्णय है, चिकित्सा है, शिक्षा है, आपने पेपर लीक की बात की, आपने महिला अपराध की बात की, हमने देखा कि पिछले 22 दिन के अंदर महिला अपराध कितनी त्वरित गति से बढ़ा है। हर एक दिन आप देखिए, चाहे दुष्कर्म के मामले हो, चाहे मालवीय नगर जैसी हमने घटना देखी हो, चाहे गला रेतने वाली लांबा प्रकरण हमने देखा, ऐसे प्रकरण रोज देखने को मिल रहे हैं। कब आप इन चीज़ों के लिए कोई टीमें गठित करेंगे, कब आप इस चीज़ पर निर्णय लेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ दीपक जी, ये बार बार समीक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि समीक्षा के नाम पर फाइलें खोलकर उनके बोरिया बिस्तर बांधकर और एक कोने में पटक दिया जाए। अगर आप किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर में भी कंप्लीट करें, उसे एक निश्चित समय अवधि की बात बताकर उसके ऊपर क्रियान्विति करना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल को, हर एक सरकार का काम होता है कि पिछले 6 महीने के जो कार्य होते हैं उन कार्य योजनाओं को समीक्षा के तौर पर लिया जाता है और उनको उस पर जो भी चीज़ें होती है वो सामने पब्लिश भी करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने बिना किसी चीज़ को देखे हुए टेंडर्स को रोक दिए, कामों को रोक दिया, IPD टावर जैसे कामों को रोक दिया। काम बंद थोड़ी कर दिया सर उसका। देखिए,
इन्होंने कहा जो भी टेंडर तक हो चुके हैं और उनके फाइनेंशियली तो सर, ये तो वर्क सर, ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं। आप ऐसे कई ऐसे काम थे दीपक जी जिन कामों को त्वरित गति सर से ये तो आप लोग भी आरोप लगाते थे ठेकेदार पिछली सरकार के। आरोप लगाते थे, काम नहीं रोकते हम। आप बदलिए ना समीक्षा हो जाएगी। नाम आपने सर। चलिए तो इसी बीच समीक्षा का आपने मैं कोई time ही रोकूंगा नहीं एक बार दिया। आपको। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। दोपहर 3:15 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया, मुकर्रर किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ये शपथ दिलवाएंगे नए विधायक मंत्रियों को, जिन्हें की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर शपथ लेने वाले विधायकों की लिस्ट यहां पर सौंप दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दोपहर 3:15 बजे विधायक यहां पर मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मंत्रियों के लिए गाड़ियां तक तैयार करवा ली गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र इन मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे, नए नवेले मंत्रियों को। हालांकि देखना होगा कि कौन चेहरे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिसके तहत इन विधायकों को फोन जाना शुरू हुए हैं पार्टी की तरफ से, और उन्हें जयपुर भी बुलाया गया है। कुछ नेता, कुछ विधायक जयपुर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वहीं कुछ विधायकों के जो समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे नेता के पास, हमारे विधायक के पास फोन आ चुका है और वो अगले मंत्री बनने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जब यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे राजभवन, और राजभवन में यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात उन्होंने की है। ये अंदर जाते हुए काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और कुछ देर में मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे जब उन्होंने लिस्ट यहाँ पर सौंपी है विधायकों की, क्योंकि नए जो मंत्री हैं वो बनने वाले हैं। आज उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 दर्जन से लेकर 1.5 दर्जन यानी कि 12 से 18-20 तक के बीच में मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में विधायकों की संख्या के मुताबिक यहाँ पर 30 मंत्री बन सकते हैं। इन 30 के अंदर से 3 मंत्री यहाँ पर बन चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री। ऐसे में 27 मंत्री यहाँ पर और बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे में 27 मंत्रियों में अब कितने मंत्री यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनका निजी अधिकार है। कितने लोगों को यहाँ पर शपथ दिलवाई जाती है। कल देर रात वो दिल्ली भी थे, दिल्ली से लौटे भी, दिल्ली में बताया भी उन्होंने, पार्टी के आलाकमान से भी मुलाकात यहाँ पर की, आला नेताओं से मुलाकात की। जो लिस्ट थी उस पर सहमति यहाँ पर बनने के बाद में वो जयपुर लौटे हैं, और आज राज्यपाल को उन्होंने लिस्ट यहाँ पर सौंप दी है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने जाकर ये लिस्ट सौंपी है, और आज दोपहर 3:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब यहाँ पर नए नवेले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, लगातार संभावित नाम है, लेकिन ये संभावित नामों से पर्दा जो है वो कुछ देर में हट जाएगा। कुछ घंटे का और इंतजार यहाँ पर करना आपको और हमें पड़ेगा। लगभग 3.5 घंटे का वक्त बाकी है, उसके बाद में इन नामों से पर्दा हट जाएगा कि आखिर कौन मंत्री यहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र को लिस्ट यहाँ पर सौंप दी गई है। में हमारे साथ में पिंटू सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से, सीधा उनका रुख करते हैं। पिंटू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं राजभवन, मुलाकात कर ली है, लिस्ट सौंप दी गई है। हालांकि इस पर से पर्दा तो 3:15 बजे उठेगा कि आखिर कौन मंत्री यहां पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास यदि कोई जानकारी मिल रही हो, कुछ नाम यदि बाहर निकले हो। देखिए दीपक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की जो विधायकों के नाम हैं वो राज्यपाल को सौंपे हैं, और दोपहर 3:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होंगे। तमाम वो विधायक जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे उनको राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। मुलाकात जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन तमाम विधायकों को फोन कर दिए गए हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, और कुछ विधायकों ने इस बात को स्वीकारा भी है। जाबर सिंह खर्रा जो श्री माधोपुर से विधायक है वो मंत्री बनेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि मेरे पास फोन आया और पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो भी विभाग देगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। हीरालाल नागर का नाम सामने आ रहा है जो सांगोद से विधायक है, मूल ओबीसी के तौर पर उनको पार्टी में जगह मिली है हाड़ौती से, उनका भी बयान सामने आ गया है। हालांकि अभी तक सूची बाहर नहीं आई है। जो सूची मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल को सौंपी है वो थोड़ी देर में बाहर आएगी, और आधिकारिक तौर पर वो तमाम वो चेहरे हैं वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन
आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन संभावित चेहरों में दीपक जिन नामों की बात चल रही है, जाबर सिंह खर्रा, प्रतापपुरी, हीरालाल नागर, बाबा बालकनाथ, शत्रुघ्न गौतम, ये तमाम वो नाम हैं जिनके पास फोन पहुंच चुके हैं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके पास पार्टी की तरफ से फोन आया है, सूचना आई है और दोपहर 3:15 बजे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है दीपक, राजेंद्र राठौड़, उनको जो पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य की तर्ज पर सरकार में मौका मिल सकता है, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अभी जब हम उनके घर पर पहुंचे तो जिस तरीके से ये देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से राजभवन से रवाना हो रहे हैं दीपक, वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। राज्यपाल से मुलाकात की है, लिस्ट सौंपी है और अमूमन ऐसा होता है दीपक, जब भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है या फेरबदल होता है या गठन होता है तो एक दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात की जाती है, मुख्यमंत्री की तरफ से लिस्ट सौंपी जाती है और फिर तैयारियां की जाती है। लेकिन राजभवन में बहुत पहले से ही, आज से 5-6 दिन पहले ही तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शपथ ग्रहण समारोह की सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी और पहले ये संकेत दे दिए गए थे कि शॉर्ट नोटिस पर, 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर सूचना दी जाएगी, आप अपने स्तर पर पूरी तैयारी रखी गई है। उसी तरीके से राजभवन में पूरी तैयारियां थी, पूरे पहले से तैयारियां कर ली गई थी और सिर्फ नाम सौंपने यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं और मुलाकात हो गई है, वो लिस्ट उनको सौंप दी गई है और अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। ये जो राजभवन के द्वार हैं वो खोल दिए गए हैं, यहाँ से वो निकलेंगे और उसके बाद में पूरी तैयारियां होंगी और 3:15 बजे तमाम वो विधायक जो शपथ लेंगे और जो साक्षी बनेंगे मेहमान, वो राजभवन पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। जो बीजेपी की परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि जो भी जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है, वो भाजपा मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर उनका तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाता है और फिर वहां से वो रवाना होते हैं। ये काफिला रवाना हो चुका है दीपक, मुख्यमंत्री का जिस तस्वीर का लंबे समय से इंतजार था। काफी देखिए प्रसन्नचित मुद्रा में भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आए, खुश नजर आए और एक मुस्कान उनके चेहरे पे दिखी और वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और पूरा काफिला, क्योंकि इसी मुलाकात का लंबे समय से इंतजार था। पिछले 25 दिन से, पिछले लंबे समय से इस पूरे मसले पर एक्सरसाइज चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए किन नामों का चयन किया जाए, कौन कौन से इतने सारे विधायक हैं, उनमें से किन के नामों का चयन हो। तो ऐसे में वो चयन हो चुका है, इसलिए मुस्कुराहट जरूरी भी है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि पहली बार के विधायक पहली बार मुख्यमंत्री बने और बड़े स्तर पर जो संगठन है, तमाम जो नेता है, सभी को साधना, संगठन का एक लंबा अनुभव है। वो इस बात को मानते हैं कि संगठन ही सर्वोपरि है, तो संगठन को साथ लेकर ऐसे चेहरे जो सरकार में भूमिका निभाएं और एक मैसेज जा सके, ऐसे चेहरे तलाशे जाए जो भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर सरकार में काम करे। तो ये पूरा मंथन किया गया था, क्योंकि दीपक देखिए जिस तरीके से बीजेपी में एक जनरेशन शिफ्ट हुई है, संगठन से लेकर सत्ता तक जो नए चेहरों को जिस तरीके से मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर पूरी एक बीजेपी अब नजर, एक नई बीजेपी के तौर पर, एक नए कलेवर में बीजेपी नजर आ रही है। चाहे वो संगठन में एक युवा के तौर पर सीपी जोशी हो या मुख्यमंत्री के तौर पर युवा चेहरे के तौर पर भजनलाल शर्मा हो, तो मंत्रिमंडल में भी युवा चेहरे आएंगे, नए चेहरे आएंगे, एक नई बीजेपी राजस्थान की जनता के सामने नजर आएगी। तो सत्ता में भी इसीलिए पूरा एक विश्लेषण किया गया, जिस तरीके से जो सेकंड जनरेशन के जो नेता थे वो फर्स्ट जनरेशन में शिफ्ट हुए, तो एक बदलाव जब होता है तो एक मंथन और एक मंत्रणा, एक लंबा कहीं ना कहीं विश्लेषण होता है। इसीलिए पूरा समय लगा है, क्योंकि जिस तरीके से कद्दावर नेता थे वो धीरे धीरे मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसे नए चेहरे जिनको राजस्थान की राजनीति में स्टैब्लिश करना है। पिंटू एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। कुछ देर पहले आपने खबर ब्रेक की थी कि मदन दिलावर जो कि विधायक हैं, हाड़ौती से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि पिछले कार्यकाल में उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया था, उससे पहले वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने संगठन महामंत्री से मुलाकात की है, तो क्या उनका नाम भी लिस्ट में शामिल है? निश्चित तौर पर देखिए वो काफी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, संघनिष्ठ माने जाते हैं, संगठन का भी अनुभव है, मंत्री रहे हैं। देखिए जब हम उनसे बात की तो वो नकार रहे हैं कि मेरे पास फोन नहीं आया, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, उनकी चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिल रही है। और हाड़ौती से 2 नाम प्रमुखता से हीरालाल नागर, उनके पास फोन पहुंच गया है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा और मूल ओबीसी की तर्ज पर उनको वहां पर मौका दिया जा रहा है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के काफी करीबी माने जाते हैं और मदन दिलावर एससी के तौर पर बड़े चेहरे जो संघनिष्ठ हैं, संघ के विचार से आते हैं और वो उस विचार के लिए जीते हैं, लंबा अनुभव राजनीति का है, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन बात की जाए, देखिए जिस तरीके से बात की जा रही थी हीरालाल नागर की, हीरालाल नागर को जिस तरीके से मौका मिला, एक तो ओम बिरला की करीबी और दूसरा मध्य प्रदेश में धाकड़ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लगातार रहे, वो धाकड़ जाति से आते थे, इस बार उनको वहां पर मौका नहीं मिला। और हाड़ौती में धाकड़ समाज की एक बड़ी आबादी है, तो कहीं ना कहीं उनको साधने के लिए, एक मौका देने के लिए एमपी से लेकर राजस्थान तक, इसलिए हीरालाल नागर को मंत्रिपरिषद में जगह
जगह दी जा रही है ताकि मूल ओबीसी को साधा जा सके, धाकड़ वर्ग को साधा जा सके। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। मदन दिलावर को मौका मिलेगा। जाट समाज के तौर पर जाबर सिंह कर्रा के पास फोन पहुंच गया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शत्रुघ्न गौतम काफी खांटी नेता है, संघनिष्ठ माने जाते हैं। चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और अब आपको बताते हैं मंत्रिमंडल विस्तार और 2018 की यादें। 2018 की तस्वीर को याद कर अब चटकारे लिए जा रहे हैं, जब फॉर्मूले के तहत बनाए गए थे सीएम और डिप्टी सीएम। लेकिन 5 साल दोनों नेताओं के बीच चलता रहा शीत युद्ध। दोनों की खींचतान से प्रभावित हुआ गवर्नेंस का काम, हुआ नुकसान। जबकि अब एकदम से बदली हुई है तस्वीर। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की है जोरदार जुगलबंदी। सीएम अपने दोनों सहयोगियों को रख रहे हैं परछाई की तरह साथ। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की बात हो या फिर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नामों पर परामर्श का मामला, सीएम डिप्टी सीएम एक यूनिट की तरह कर रहे हैं काम। तो पिछली सरकार में, यानी कि कांग्रेस सरकार के वक्त, जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो उस वक्त भी यहां पर एक नया फॉर्मूला निकाला गया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जब सीएम और डिप्टी सीएम की बातें हुई यहां पर, तो राजस्थान में डिप्टी सीएम यहां पर बनाया गया था सचिन पायलट को, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत को। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, जिसके बीच में लगातार दिक्कतें थी, वो देखने को मिल रही थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में। खैर, वापस से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में आरपी विजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार उनका वापस से रुख करते हैं। और भरत मेघवाल जी भी जुड़े हैं। आरपी विजय जी, मुझे ये बताइए सर, लगातार नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी क्या वजह है? क्योंकि पिछली बार जब मैंने देखा 2018 में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था, तो उसमें नाम सामने आ चुके थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा छुपा के क्यों रखा हुआ है सर अपने नामों को? नहीं, अभी आपके पिंटू जी बता रहे थे कि एक जो शिफ्ट हो रहा है, जो सीनियर से जूनियर्स को आ रहा है, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि नए चेहरे जब लाने हैं तो उनमें मंत्रणा होती है आपस में बैठ करके, और ये डिसीजन लिया गया और ये टाइम लिया गया। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि बेसिकली कि ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, कि नए युवाओं को हम साथ में लेके आ रहे हैं, उनके बारे में मंत्रणा हुई है। और आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मिलकर के साथ जाते हैं, साथ डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि युवाओं को मौका मिलेगा, आने वाली जो नई पीढ़ी के जो हमारे विधायक चुन के आए हैं, उनको डेफिनेटली इसमें मौका मिलेगा। और जिस तरीके से सीएम साहब का चयन हुआ, उसी तरीके से हमारा मंत्रिमंडल का चयन होगा, और अच्छे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, और सभी वर्गों को और सभी संभागों से ये प्रतिनिधित्व आएगा। ठीक तो है। ये मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में इसको फिर जो हम सोच रहे हैं कि भाई 17 दिन निकल गए, इस 17 दिन के बाद में आपको ऐसा लगेगा 27 दिन बोल रहे हैं, कभी 15 दिन बोल रहे हैं, ये जो भी ये टाइम निकल गया कोई बात नहीं, बट इसको अब गति मिल जाएगी मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद। ठीक है। आरपी विजय जी, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझको नाम बताना चाहे तो बता दीजिए दर्शकों को, कौन कौन शामिल हो रहे हैं। देखो, आपके पास जो नाम आए हैं, मैं तो आपसे नाम जाने हैं। हीरालाल नागर का आपने बताया, खर्रा साहब का बताया आपने, ओटाराम देवासी का बताया। तो ये नाम है जो है। बाकी जैसे आपने राजेंद्र राठौड़ जी ने डायरेक्ट बताया कि भाई मेरा ऐसा कोई है नहीं, बट फिर भी अगर पार्टी कोई जिम्मेदार देती है तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। और मैं सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ सब बीजेपी में कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को कोई भी काम दिया जा सकता है। आज वो ये नहीं कह सकता कि मैं मंत्रिमंडल में ही आऊँगा, संगठन में भी आ सकता है। आदमी को कहीं भी हम ले सकते हैं काम में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मंत्रिमंडल में नहीं आएगा तो संगठन में लेंगे। संगठन के अलावा हमारे पास दुनिया भर के जो हमारे अपॉइंटमेंट होते हैं, उनमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई असंतोष वाली कोई बात नहीं होती है, और ना कोई होने वाली है इस तरह की। ठीक है, मतलब नामों का खुलासा नहीं करेंगे आप अभी मैं आपके पास जो है नाम जो आपने बताए, वही नाम मैंने बताए कि मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। अभी तक लिस्ट बीजेपी की एक रवायत रही है सर, परंपरा रही है कि जब भी मंत्री बनाए जाते हैं, उनको पहले आप पार्टी मुख्यालय बुलाते हैं उन विधायकों को। ये हमेशा ही होता है। ये तो और एक मिनट सर, मैं आरपी विजय जी रोकूंगा आपको। ये तस्वीरें देख लीजिए आप भी, और दर्शक भी देख लीजिए इन तस्वीरों को। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की, मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब यहाँ पर लिस्ट सौंपी गई है। और ये देखिए, गुलाब का फूल देकर अभिवादन भी उनका किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है। राज्यपाल एक, दूसरे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और आज ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, आज ये मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि 3:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार से कुछ घंटे पहले, लगभग मान लीजिए 3.5 घंटे पहले मुलाकात है। और इस मुलाकात के अंदर लिस्ट सौंपी गई है। हालांकि तस्वीरों में लिस्ट
नजर नहीं आई है, लेकिन लिस्ट यहां पर दी गई है, जानकारी दी गई है, अवगत करवाया गया है कि आज हमारे इतने विधायक हैं जो सब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, आप उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाइएगा। ये जानकारी यहां पर राज्यपाल को सौंपी गई है। तो समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाना है। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है जब राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है, और दूसरी तस्वीर जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री यहां से बाहर निकले अपने घर के लिए। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। और भरत मेघवाल जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए, एक बार मैं उनका रुख करूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। भरत जी, अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही थी, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग मानी जा सकती है? किस संदर्भ में दीपक जी? एक बार रोकूंगा सर। एक और खबर यहां पर आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राजेंद्र राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य की तर्ज पर राठौड़ को यहां पर मौका मिलेगा, यह बात जानकारी सामने आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ हार गए थे। राजेंद्र राठौड़ को संसदीय परंपराओं का लंबा अनुभव है। पिछले 5 साल में राजेंद्र राठौड़ ही विपक्ष में बड़ी भूमिका में यहां पर रहे थे, तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को यहां पर जिम्मेदारी मिल सकती है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह है कि राजेंद्र राठौड़ जो कि अपना चुनाव यहां पर हार गए थे, नेता प्रतिपक्ष वो रहे हुए हैं। संसदीय नियमों की, संसदीय कार्यप्रणाली की बेहतरीन जानकारी राजेंद्र राठौड़ के पास होती है। राजेंद्र राठौड़ वाकपटुता में काफी माने जाते हैं, माहिर माने जाते हैं। इनकी कार्यशैली से विपक्ष भी गदगद रहता है, यानी कि इनकी पार्टी का विपक्ष। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि पार्टी हमें जो हुक्म देती है, हम तो हमारे लिए वो सर्वोपरि होता है, हालांकि कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि जनता ने उन्हें इस लायक नहीं समझा, यानी कि चुनाव जिताने के, विधानसभा में भेजने के। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि राजेंद्र राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड का आप जिक्र करेंगे तो जहां पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और बाद में उन्हें चुनाव लड़वाया गया। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो कि बाद में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, चुनाव हार गए थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें वापस से उप मुख्यमंत्री यहां पर बनाया गया था। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को भी यहां पर मौका मिल सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ हार गए थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ का जो एक लंबा अनुभव है संसदीय परंपराओं का, विधानसभा में जब वो बात रखते थे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए रखें या फिर वो मंत्री रहते हुए रखें, तो अपने सामने वाली पार्टी को, यानी जो उनके सामने विपक्ष होता था, उसको वो काफी घेरने में लंबा अनुभव रखते थे। संसदीय नियमों की बेहतरीन जानकारी राजेंद्र राठौड़ के पास हो सकती है। पिछले 5 साल का हम जिक्र करें, जब पार्टी बीजेपी विपक्ष में थी, तो राजेंद्र राठौड़ एक बड़ी भूमिका के अंदर विधानसभा के अंदर हर बार नजर आते थे, और यही वजह की पार्टी अब उन्हें एक बार फिर से मौका दे सकती है। राजेंद्र राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उसके बाद में अगले 6 महीने के भीतर उन्हें कहीं से भी चुनाव पार्टी लड़वा सकती है। और हमारे साथ में भरत मेघवाल जी और आरपी विजय जी लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, मेरा सवाल यह था कि यहाँ पर बात हो रही थी सीएम और डिप्टी सीएम की, आपके यहाँ पर तालमेल थोड़ा कम रहता था, इनके यहाँ तालमेल ठीक है, बेहतरीन है? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में क्या था या क्या नहीं था, उसका परिणाम हमने 3 दिसंबर को जो था देखने को मिला। अब बात ये आती है, वर्तमान में जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में जो भी सीएम, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और जो भी मंत्री बनेंगे, सब में तालमेल होना, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो व्यवसाय हो, होना जरूरी है, ताकि जनता के बीच में जो भी योजनाएं लेकर जाएंगे या फिर जो भी आपके चीज़ें आप लागू करेंगे, वो धरातल पर सही तरीके से प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सके। और देखिए, कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है, तो निश्चित तौर पर हम अभी तो कुछ चीज़ें कह नहीं सकते, लेकिन जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने करें, अगर वो सही तरह से क्रियान्वित नहीं होंगे या जो योजना ये लेकर आएंगे या जो झूठे जुमले ये देंगे, उसके खिलाफ हम सड़क पर, विधानसभा पर उतरेंगे, ये हमने पूर्व में भी कहा है। लेकिन तालमेल की जो आप बात करें, निश्चित तौर पर तालमेल हर जगह होना चाहिए, घर परिवार में भी तालमेल होता है, उसी तरह से राजनीति में भी होना चाहिए। अब देखिए भविष्य की गर्त में क्या छुपा है पिछले, अब ये 100 दिन के जो बार बार कार्य योजना कह रहे हैं, देखते हैं कि मार्च तक कितनी कार्य योजनाओं को पूरा कर पाएंगे, किस तरीके से जनता को जो वादे किए वो पूरा कर पाएंगे। लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह की भी चीजें होंगी, चलिए हम डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हैं। भरत जी, मैं ही जानना चाहता हूं, विपक्ष के तौर पर, एक सामान्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, या एक आम नागरिक के तौर पर, आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? जो मंत्रिमंडल बन रहा है उससे क्या अपेक्षा है? देखिए, मंत्रिमंडल से ये अपेक्षा है कि जो भी जिनको भी ये पद देंगे, ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो भी मंत्री बनेंगे, जो भी जिम्मेदारी के पद पर होंगे, वो निश्चित तौर पर उस विभाग को सही तरीके से संभाले। उस विभाग में जो जो योजनाएं सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कम से कम जो जनता को लाभान्वित करने की योजनाएं थी, कृपा करके उन्हें बंद ना करें। आप नाम बदल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे अटल जी का नाम लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नाम लीजिए, लेकिन उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाइए, उन्हें वो सुविधा दीजिए। राजस्थान के बारे में जो जो आप चीज़ें कहते थे, उन्हें अब लाइए, लागू करिए। पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, अत्याचार ना हो, महिलाएं अत्याचार ना हो,
हो, दलित अत्याचार ना हो, विकास ठीक की है। दर बढ़े, ठीक है। रेवेन्यू बढ़े, ये सब चीजों पर काम आरपी करिए विजय जी, राजस्थान के लिए। आपकी आखिरी टिप्पणी, किस तरीके से आप विपक्ष को यहाँ पर संतुष्ट कर पाएंगे, जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? देखो, अभी तो भरत मेघवाल जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका विपक्ष का नेता कौन है। पहले तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, बट ये खुद का तो नाम बताते नहीं है। रही बात, हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि ये सकारात्मक रवैया अपनाए, और सकारात्मक रवैया अपना के विपक्ष अगर साथ देता है तो ये जितने भी योजनाएं हैं आपने जो कही कि बंद कर देंगे, बंद कोई नहीं होने वाली है। जन कल्याण की कोई भी योजना अगर पुरानी सरकार ने चालू करी है वो लागू की जाएगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, रही उसकी समीक्षा जरूर की जाएगी कि कहाँ पे क्या चेंजेस लाना है, वो हम चेंजेस लाएंगे। और ये प्रिविलेज होता है, हर नई गवर्नमेंट का ये प्रिविलेज होता है कि वो समीक्षा करे, समीक्षा में अगर कोई चीज़ गलत लगे उसको दुरुस्त करे। ये है तो सभी चीज़ें हम ये मानते हैं कि विपक्ष सकारात्मक रुख अपनाएगा और सत्ता का साथ देगा तो हमारे राजस्थान का डेवलपमेंट काफ़ी त्वरित गति से हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आरपी विजय जी, बीजेपी प्रवक्ता, साथ में भरत मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार अब से कुछ देर बाद में, यानी कि लगभग 3.5 घंटे बाद में होने जा रहा है, और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से यहाँ पर मुलाकात भी की है। फिलहाल इस खास पेशकश पर इतना ही, लेकिन आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, कुछ नए सियासी चेहरों के साथ में चर्चा जारी रहने वाली है, और आपके साथ जुड़ेंगे मेरी सहयोगी छवि फागना। फिलहाल नमस्कार।